हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी। मैं आपका दोस्त समीर और आज कवर करेंगे सेंसस 2011 से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सेंसस से, आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस मैंने इसी एक वीडियो के अंदर ले लिए हैं और यहीं से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको उत्तर पता है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत की ओवरऑल प्रथम जनगणना की बात करें तो ये वर्ष 1872 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस वायसराय ने जनगणना की शुरुआत की थी? अगर फर्स्ट टाइम की बात करें तो भारत में वो लॉर्ड मेयो थे, उस वक्त वायसराय, जिनके शासनकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए, 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये नियमित जनगणना की शुरुआत नहीं थी। नियमित जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर करवाई जाती है। तो ये नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये वर्ष 1881 में की गई थी। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब करवाई गई तो 1872 बताएंगे, लेकिन अगर उसमें नियमित जैसा शब्द जोड़ दिया जाए तब आपका आंसर 1881 हो जाएगा। तो इन दो बातों का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस वायसराय ने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की थी? देखिए, जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी, लेकिन अगर नियमित शब्द जुड़ जाए तब आप आंसर करेंगे लॉर्ड रिपन। किसने की थी नियमित जनगणना की शुरुआत? 1881 में लॉर्ड रिपन ने की थी। याद रखिएगा, ये चार प्रश्न जो मैंने आपको बताए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की अब तक की कौन सी जनगणना है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत की 15वीं जनगणना है जो 2011 में करवाई गई। ओवरऑल अभी तक 1872 से लेकर देखा जाए तो ये भारत की 15वीं जनगणना है। वहीं प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तब आपको आंसर देना होगा कि ये 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। देखिए, ओवरऑल 15वीं जनगणना है, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो आपको आंसर देना होगा ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, क्योंकि इस भारत हमारा आजाद हुआ था 1947 में। और पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1951 में हुई थी। अगर 1951 से लेकर के आप अभी तक देखेंगे तो 2011 की जो जनगणना थी वो 7वीं जनगणना थी, यानी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। प्रश्न नंबर 8 है, वर्ष 1951 में हुई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। प्रश्न नंबर 9 है, वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर आपने 2011 की जनगणना में पार्टिसिपेट किया होगा, उस वक्त टीवी पे ऐड बहुत आता था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना। एक मैडम जी वो लिए होती थी पूरा जनगणना करने वाला पैड वगैरह हाथ में, उसी पे जनगणना करती थी। वो जो डॉक्यूमेंट्स लिए रहती थी वो बनी होती थी ना टीचर, तो आपको याद होगा। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। टेक्स्ट बुक ने अभी एक सेल शुरू की है, उम्मीद की किरण सेल। और इस सेल के अंतर्गत जो 699 रुपए का ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो था, वो अभी आपको मिल जाएगा जस्ट 608 रुपए में। अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे ट्रिक, यानी यहां पर अभी आपको मिल रहा है 13% का ह्यूज डिस्काउंट। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट लगाना नहीं शुरू किया है तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में कैसा पेपर आता है। और मैं फिर से बोलूंगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ही अपना मेन फोकस रखिएगा। मैंने भी टेक्स्ट बुक को ही प्रीफर किया था और आपको भी रिकमेंड करता हूं आप टेक्स्ट बुक ही ले। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कूपन कोड याद रखिएगा ट्रिक, और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बढ़ते हैं आगे। जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन है? तो देखिए, जनगणना संगठन जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना कितनी है? मतलब जनसंख्या यहाँ पे लिखेंगे हम एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य है। तो अगर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ की जनसंख्या थी। हाँ, फिलहाल अभी तो बढ़ चुकी है और अभी तो फिर से जनगणना का भी टाइम आ गया, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, होगी, जल्दी ही होगी। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 12, भारत में विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ। 17.5% जनसंख्या यानी 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरे विश्व की भारत के अंदर 17.5% जनसंख्या निवास करती है, याद रखिएगा। और ऐसा ही मिलता जुलता एक अगला प्रश्न है जिसको लेकर के लोग कंफ्यूज होते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की कुल दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? यानी 10 सालों में वृद्धि दर कितनी हुई थी, ये पूछा जा रहा है। 2001 से लेकर के 2011 के मध्य, तो ये जो थी ना, ये 17.7% थी। और इन्हीं दो जो डेटा है इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। जो 17.5% है ना, पूरे विश्व की भारत में निवास करने वाली जनसंख्या है, और ये 17.7% है ना, ये कुल दशकीय वृद्धि दर है 2001 की कंपैरिजन में 2011 में। तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? यानी यूजुअली होता यह है कि 10 सालों में जनसंख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये ऐसा स्टेट था यहां 10 सालों में जनसंख्या घट गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो नागालैंड एक ऐसा स्टेट था जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चली गई थी। उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? मैंने कहा ना, माइनस में चली गई थी। अगर ये मैप बनाए तो यूजुअली प्लस में जाती हैं चीजें, लेकिन इसकी जो जनसंख्या थी वो माइनस में चली गई थी जनसंख्या वृद्धि दर। तो कितनी थी? तो -0.6% रही थी, याद रखिएगा, -0.6% मतलब जनसंख्या वृद्धि दर रही थी नागालैंड स्टेट की। ये वाला डेटा आपको हर हाल में याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न नंबर 16 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, वो जो संख्या होती है ना, उससे ही पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है ओवरऑल देखा जाए तो वो 382 है भारत के अंदर। यानी भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व है 382 है। और ये वाला डेटा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 17 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ओवरऑल 943 है। कितनी है? 943 है। प्रश्न नंबर 18 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? हमने लिंगानुपात देख लिया 943 है, लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछा जाए ना तो आप बताइएगा 918। कभी कभी आपको ऑप्शन में 918 ना दे करके 919 दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से एक ही होगा, या तो 918 या तो 919। मोस्टली केसेस में 918 होता है, यदा कदा आपको 919 भी देखने के लिए मिला है एग्जाम, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। किस वर्ष को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, मोस्टली लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 1921 जो है इसको जनसंख्या का विभाजक वर्ष बोला गया था। जनसंख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ आपका ध्यान भी नहीं गया होगा, लेकिन अभी मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया कि ये जनसंख्या गलत लिखा हुआ है। तो 1921 को विभाजक वर्ष बोलते क्यों है, उसका एक कारण है। 1911, ये 2000 जुबान पे रखा हुआ है। 1911 से 1921 में दशकीय वृद्धि दर घट गई थी, ओवरऑल पूरे इंडिया की -0.31% हो गई थी। दशकीय वृद्धि दर घटने का मतलब समझते हैं? पॉपुलेशन घट जाना, पॉपुलेशन घट गई थी 1921 में, इसीलिए वर्ष 1921 को विभाजक वर्ष बोलते हैं। घटी क्यों थी? अकाल कारण था, प्लेग फैल गया था, इस वजह से हुआ क्या था, बहुत ज्यादा तादाद में लोग मारे गए थे बीमारी के कारण, है ना, अकाल के कारण, सूखे के कारण। तो ये सारे कारण रहते जिसकी वजह से जनसंख्या घट गई थी। वही अगर देखा जाए तो स्थिर रही थी 1921 से 51 तक के, और फिर वृद्धि होनी शुरू हुई थी 51 से 61 के बीच में, काफी वृद्धि हुई थी। तो ये आपको ये याद रखना, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा विभाजक वर्ष किसको को बोलते हैं, तो 1921 को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, जनगणना का विषय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? देखिए, जनगणना का विषय 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची में आपने देखा होगा संघ सूची आती है ना, फिर राज्य सूची आती है,
फिर संवर्धी सूची आती है, आपने पढ़ा होगा ना पॉलिटी के अंदर, मैंने भी आपको कई बार पढ़ाया। तो संघ सूची, ये जो जनगणना का विषय है ना, ये संघ सूची केंद्र सरकार का विषय है, और ये संघ सूची आती किसमें, 7वीं अनुसूची में आती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, जनसंख्या जनगणना का जो विषय है ना वो 7वीं अनुसूची में आता है। तो ये कराने का दायित्व किसका होता है, केंद्र सरकार कराती है, इसमें राज्य सरकार से कोई लेना देने नहीं, ये जो होता है ना वो केंद्र सरकार करवाती है, राज्य सरकार हेल्प करती है वो अलग बात है। तो 7वीं अनुसूची में ये अंकित है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो कहाँ के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, तो ये बिहार है, ठीक है। तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक रहती, सबसे ज्यादा पढ़े लोग कहाँ के हैं, तो ऑब्वियसली केरल, आप लोगों को पता होगा, केरल को पूर्ण साक्षर राज्य भी घोषित किया गया था। तो केरल के बाद कौन है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद कौन है, मिजोरम। ये 3 स्टेट आप हर हाल में रट लो रट लो रट लो, क्योंकि तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा सबसे साक्षर राज्य कौन सा था, केरल। सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो आप बताइएगा, लक्षद्वीप। सबसे साक्षर दूसरा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है मिजोरम। तो केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम, इसका सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है, अभी मैंने आपको बताया लक्षद्वीप का शिक्षा प्रतिशत यानी साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, सबसे कम साक्षरता दर किस स्टेट की है। अब मैंने आपको बताया कि सबसे कम साक्षरता दर तो बिहार की है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो बिहार ऑप्शन में नहीं दिया, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आपको क्या करना होता है, इसका सही जवाब देना होता है अरुणाचल प्रदेश। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए नंबर 1 पे साक्षरता दर जो कम है वो बिहार की है, बिहार से थोड़ा सा ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा राजस्थान की है। तो ये जो सीक्वेंस है आपको याद रखना होता है। ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और लोग बिहार को ढूंढ रहे थे, बिहार नहीं मिला, इन्होंने बिहार ना दे करके जो सेकेंड नंबर वाला स्टेट था वो ऑप्शन में दिया था। इसलिए ये प्रश्न मैंने आपको दिया ताकि आप एग्जाम में पैनिक मत करिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो नंबर 1 पे सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश की है, थर्ड पर राजस्थान आता है। तो तीनों स्टेट आपको हर हाल में याद रखने होंगे। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है, सभी को पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे बिहार है और 4 पे पश्चिम बंगाल है। अब आप कहेंगे सर अभी तक आप 3 दे रहे थे, इस बार आपने एक स्टेट और बढ़ा के 4 स्टेट दे दिए, इतने कैसे याद करेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 के 4 प्रश्न बन चुके हैं। पहला नंबर पे यूपी है वो सबको पता है, सेकंड वाला भी एग्जाम में पूछा गया, थर्ड वाला भी पूछा गया और फोर्थ वाला। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यूपी से ही क्वेश्चन आएगा और आपको छुटकारा मिल जाएगा, जी नहीं। प्रश्न नंबर ये भी पूछा गया, जैसे मैंने आपको दिया था बिहार वाला, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, महाराष्ट्र ऑप्शन में दे दिया था, वहां पे यूपी दिया ही नहीं था। तो ऐसे याद रखिएगा, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे बिहार है और फोर्थ पे कौन है, पश्चिम बंगाल है। अभी 4 ऑप्शन आपको दे दिया कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, आपको ऑप्शन में दे दिएगा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब आप क्या टिक करोगे, यूपी तो है नहीं, तो आपको टिक करना पड़ेगा महाराष्ट्र को। तो इस तरह से आपको याद रखना है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मिनिमम पॉपुलेशन कहां की है, कम, सबसे कम, तो सिक्किम, सिक्किम ऐसे याद रखो, सबसे कम सिक्किम। तो इस तरह से अब आपको यहां याद रखना है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है, हाँ स्टेट की बात करेंगे तो सिक्किम की है, ठीक है, याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो लक्षद्वीप के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद मिजोरम है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा है। आप 5 नहीं याद रख सकते, एटलीस्ट 3 जरूर याद रखिएगा। यहां से सबसे पहले लक्षद्वीप है, फिर सिक्किम है, फिर मिजोरम है, 3 हर हाल में आपको याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, इसके बाद कौन सा स्टेट आता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको याद रखना है केरल, उसके बाद याद रखना है लक्षद्वीप, उसके बाद याद रखना है मिजोरम, मैंने बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम का साक्षरता दर। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया, केरल दिया ही नहीं स्टेट में, और पूछा भी केरल के बाद कौन सा स्टेट आता है, मिजोरम आता है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है। तो सीक्वेंस फिर से देख लीजिए, सबसे पहले केरल, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम आएगा।
प्रश्न नंबर 28 है, टोटल 55 क्वेश्चंस हैं, आपने पूरे 55 प्रश्न देख लिए, इससे बाहर आपको जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं एकदम सही से, ताकि चीजें आपको दिमाग में भी सेट होती चली जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली स्टेट्स कौन से हैं? तो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश आता है, तो आपको याद रखना, और सारे ही ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो यहां से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है ये भी पूछा जाता है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। सेकेंड नंबर पे मिजोरम, थर्ड पे सिक्किम और फोर्थ पे नागालैंड आता है। प्रश्न नंबर 29 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला तो यूपी है, सेकेंड कौन सा है? महाराष्ट्र है। सेकेंड कौन सा है? सेकेंड है महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया था 4 स्टेट्स आपको याद रखने हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 30 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा? ये प्रश्न मैं गारंटी लेता हूं 90% से ज्यादा एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। हाँ, इसका आंसर है मेघालय। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है मेघालय। मेघालय का पॉपुलेशन मतलब जो दशकीय वृद्धि दर थी वो सबसे ज्यादा रही है। तो दशकीय वृद्धि की अगर बात कर लें तो मेघालय नंबर 1 पे है, सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड पे आता है बिहार। ये दशकीय वृद्धि की बात हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, लेकिन दशकीय वृद्धि के मामले में अरुणाचल प्रदेश सेकंड प्लेस पे आता है। तो सबसे नंबर 1 पे मेघालय है, फिर याद रखना अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर हम देखें तो बिहार टॉप पे आता है। कौन आता है? बिहार टॉप पे आता है। अब आपको याद रखना है बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश का बता दिया था, अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन बिहार में आप देखेंगे ना तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। सेकेंड पे वेस्ट बंगाल है, थर्ड पे केरल आता है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो दिल्ली का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिल्ली में कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी यहां पर बहुत घनी बस्तियां हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग किलोमीटर के अंदर ही 11,297 व्यक्ति निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 और दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना ह्यूज डिफरेंस है। प्रश्न नंबर 32 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। मैंने बताया भी था कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है। सेकेंड पे मिजोरम आता है, थर्ड पे सिक्किम आता है। बस आपको नंबर याद रखना है पहले वाले का, उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। प्रश्न नंबर 33 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है वहीं का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। तो केरल का लिंगानुपात है 1084, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 1084, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पे आता है तमिलनाडु और थर्ड पे आता है आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम है? मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, 1 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है ये। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है ये भी आपको याद रखना है, ये भी 1 करोड़ बार पूछा गया। 879, 879 ये लिंगानुपात है हरियाणा का। सेकेंड पे जम्मू कश्मीर आता है, थर्ड पे सिक्किम आता है और फोर्थ पे पंजाब आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहां की है? महाराष्ट्र की है। कहां की है? सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो महाराष्ट्र में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला, अगर मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है,
तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन निवास करती परसेंटेज के अकॉर्डिंग गोवा में निवास करती। अब आप कहोगे सर गोवा तो बहुत छोटा सा, हाँ छोटा सा है, लेकिन मैंने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, भले ही छोटा सा है लेकिन इसका जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो सिटी में निवास करता है, बड़ा वाला पोर्शन, जो छोटा वाला पोर्शन है वो गांव में निवास करता है, ये इसका कहने का मतलब है। तो याद रखिएगा गोवा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टॉप पे आता है, सेकंड पे मिजोरम और थर्ड पे तमिलनाडु आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आबादी कहां की, अगर मैं पूछूं आप कहोगे यूपी की, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहां की है? तो वो भी यूपी की है। लेकिन अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहां की है, तो आंसर यूपी नहीं होगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। ये वाला प्रश्न भी 1 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है हर हाल में। तो देखेंगे सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में रहती है, फिर बिहार में, फिर असम में, ये अकॉर्डिंग टू परसेंटेज है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, राज्य तो मैंने बता दी यूपी है, जिला कौन सा है? तो ये सबसे ज्यादा जिला के जिले में जनसंख्या निवास करती है, तो ये महाराष्ट्र का जिला है, क्या नाम है? ठाणे नाम है इसका, ठाणे जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, हाँ स्टेट तो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र है, जहां पर सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन निवास करती है, लेकिन अगर शहर पूछा जाए तो वो भी महाराष्ट्र का ही है, क्या नाम है? मुंबई नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है? तो सबसे ज्यादा निवास करती है अनुसूचित यानी एससी पॉपुलेशन कहां? यूपी में निवास करती है। लेकिन अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन पंजाब में निवास करती है, कहां? पंजाब में निवास करती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे ज्यादा है? एसटी पॉपुलेशन, तो ये मध्य प्रदेश में आपको टिक करना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखिए अगर हमने लिंगानुपात की बात की थी तो वो केरल था सबसे ज्यादा, लेकिन शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश जो है वो टॉप पे आता है। वहीं अगर पूछा जाए कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां का है, तो लिंगानुपात सबसे कम कहां का था? हरियाणा का था। और शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम कहां का है? हरियाणा का है। प्रश्न नंबर 46, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? यानी भारत की ओवरऑल जनसंख्या में देखा जाए तो कितने व्यक्ति ग्रामीण हैं और कितने शहरी हैं? तो ग्रामीणों की जनसंख्या ज्यादा है, ये है आपकी 68.89%, ठीक है, या 68.8%, एक डिजिट तक ही लेते हैं। तो बचेगी कितनी शहरी वाली? 31.2%। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा है ग्रामीण जनसंख्या, तो 68.8%। और अगर कुल शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो ये 31.2% हो जाएगी। ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ओवरऑल देखा जाए तो इसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 16.6%। ये पूरे भारत की जनसंख्या का 16.6% पॉपुलेशन जो है वो एससी पॉपुलेशन है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी ओवरऑल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन कितनी है? तो ये है 8.6%। कितनी है? 8.6%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है? अब एससी का लिंगानुपात कितना है? तो आपको बता देना है 945 प्रति 1000 महिलाओं पर। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी लिंगानुपात कितना है? तो ये 45 गुना कितना होता है? 90 होता है। ऐसे याद रख लो, 990 उसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन? सी चंद्रमौली थे। अब आएंगे हम यहाँ पे साक्षरता दर। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो ये थी 74.04%। कितनी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और लास्ट में हम देखेंगे महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 65.46%। उम्मीद करता हूं
सारे के सारे प्रश्न आपने याद कर लिए होंगे और आपने बहुत अच्छे से इस पूरे सेशन को कवर किया होगा। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। किस स्टेट का लिंगानुपात न्यूनतम है, मिनिमम है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और कितना है, अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब मन करे तो कर दीजिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, क्योंकि मेरे कहने से कोई फायदा नहीं है। आप करते तो अपने मन ही हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।